हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष और ये है मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला, जहां हम आपके लिए आज लेकर आए हैं 10th क्लास की चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का एक टॉपिक जिसका नाम है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में हम आज डिस्कस करने वाले हैं सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग और एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ये सारे टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए तो हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, जिसमें आप आज जानेंगे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, आप सिंपल भाषा में एक बात समझ लीजिए कि जो भी आप जैसे सांस लेते हैं तो आपको पता होगा कि हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस मतलब आपका गैस बाहर से लेना और जो बाहर छोड़ना, जिसमें आपके लंग्स का काम होता है। अगर आप अपने लिए सोचो तो एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें केवल आप गैसेस को अंदर और बाहर कर रहे हैं। जबकि अगर जो आप सोचें कि भाई आपने जो O2 ली है, जो O2 आपके अंदर गई है, जो ऑक्सीजन आपने बाहर से ग्रहण की है, उस ऑक्सीजन का क्या काम होता है, वो कहाँ जाती है, तो वो जो उसका ओरिजिनल फंक्शन है, जो ऑक्सीजन आपने अंदर ली है, वो फंक्शन जो है उसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन में कंसिडर करेंगे। तो रियलिटी में बात यह है कि रेस्पिरेशन जो है वो प्रोसेस है जिसमें जो आपने ऑक्सीजन ली है, जो ब्रीदिंग में आपने ऑक्सीजन ली है अपने अंदर, तो ब्रीदिंग में ली गई ऑक्सीजन जो होगी, जब वो ऑक्सीजन आपकी सेल के लेवल पर जाएगी और सेल के लेवल पर जाकर जो उसका फाइनल काम है ऑक्सीजन का, वो काम करेगी, तो वो काम होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जबकि बाहर हम ब्रीदिंग के लिए भी रेस्पिरेशन वर्ड यूज करते हैं, लेकिन जो अच्छा शब्द है वो ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, O2 लेते हैं और CO2 छोड़ रहे होते हैं। थोड़ी सी बातें आप और जान लीजिए कि जो O2 आप ले रहे हैं, ये जैसे कि आपने सिंपल सुना होगा कि भाई आग जलाने के लिए कहीं आग जलाते हैं तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी बर्निंग जो एक प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जलाने जैसा, जिसमें आप देखते हैं कि भाई लकड़ियां जल रही हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और उसमें लाइट इमिट होती है और उसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हो तो वहाँ एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होती है। वहीं अगर आप उस जो भी जहाँ बर्निंग हो रही है, अगर उस जगह पर आप ऐसा कुछ कर दो कि भाई वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो वो बर्निंग का प्रोसेस स्लो हो जाता है और एनर्जी निकलना भी कम हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो ऑक्सीजन आपकी सेल के पास जा रही है और सेल के पास जाने के बाद उसका जो इम्पोर्टेंट काम है, वो इम्पोर्टेंट काम ये है कि जो फूड आपने जो अभी पहले आपकी सेल्स के पास जो फूड पहुँचाया गया है, जो फूड आपकी सेल के पास है, मोस्टली ग्लूकोज हम खाते हैं, तो जो ग्लूकोज आपकी सेल्स के पास पहुँचाया गया है, उस ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है, उस ग्लूकोज को जो तोड़ना है और उस ग्लूकोज के अंदर से जो एनर्जी निकलनी है, वो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है तो वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहलाएगा, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो शायद से आप ये समझ गए होंगे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में इतना सा डिफरेंस है, लेकिन कॉमनली लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ब्रीदिंग के लिए वर्ड का यूज करते हैं, जबकि रेस्पिरेशन जो वर्ड है वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए करते हैं। एक बार आप देख लीजिए, ब्रीदिंग लिखा है कि ब्रीदिंग इज ए कांस्टेंट प्रोसेस वेयर यू ब्रीद इन एंड आउट कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द डे, है ना, एंड इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड एक्सपेलिंग CO2 एंड दिस इज ए फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये केवल फिजिकल प्रोसेस है जिसमें आप गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। वो हर एक एनिमल्स में, हर एक प्लांट में अपना अपना तरीका होता है गैसेस एक्सचेंज का, जबकि सेल के लेवल पर रेस्पिरेशन उसी तरह से होता है सभी ऑर्गेनिज्म में, छोड़कर उनको जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, उनका अपना अलग तरीका है। तो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस वेयर द बॉडी ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जहां बॉडी क्या करती है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ती है। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस वेयर एनर्जी इज रिलीज्ड व्हाइल CO2 एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। इसमें क्या होता है कि जो आपने फूड खाया होता है वो फूड टूटता है और CO2 और वाटर बाहर निकलते हैं। एंड दिस इज ए केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये केमिकल प्रोसेस है बच्चों, जिसमें कि मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है ना, केमिकली। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ रेस्पिरेशन जो है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात करें तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन दो तरह का होता है।
जिसमें से एक रेस्पिरेशन एरोबिक होता है और एक एनारोबिक होता है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है बच्चों, उसकी खास बात है कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। तो आप ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि अगर आपने फोटोसिंथेसिस वर्ड सुना हो, अगर आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा हो, तो आपको ये ध्यान होगा कि जो प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो एटमॉस्फेयर की CO2 को लेते हैं, है ना। ये हमने सुना होता है कि भाई एटमॉस्फेयर की CO2 को प्लांट्स लेकर और सॉइल से वाटर लेकर हमारे लिए फूड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें सन की एनर्जी यानी सन की लाइट को एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज किया जाता है। तो ये जो काम होता है फोटोसिंथेसिस का, इसमें आपको पता होगा कि CO2 और वाटर दो चीजें जोड़ करके C6H12O6 ग्लूकोज बनाया जाता है ना। तो C6H12O6 जो ग्लूकोज बना होता है, और इस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, जो कि प्लांट्स जो है बाहर ऑक्सीजन को निकालते हैं। हमने पहले ही पढ़ाया था आपको ना न्यूट्रिशन में, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, कि जो O2 निकलती है वो O2 निकलती है कहाँ से? वाटर से टूट कर निकलती है ना। जबकि जो एटमॉस्फेयर की CO2 है वो ग्लूकोज के अंदर चली जाती है ना। और ये CO2 का रिडक्शन हमने पढ़ाया था। तो आप ये ध्यान रखें कि जो फोटोसिंथेसिस था, जो फूड बनाने का प्रोसेस था, एंड दैट इज अ रिडक्टिव प्रोसेस, जिसमें CO2 का रिडक्शन हो रहा था। लेकिन अगर आप रेस्पिरेशन पर आएंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, दैट इज ए ऑक्सीडेटिव पाथवे। ऑक्सीडेटिव मतलब कि जो ऑक्सीजन आपने फोटोसिंथेसिस में रिलीज की थी जब फूड बनाया था, अगर हम यही कहें कि उस फूड का ब्रेकडाउन करना है पूरी तरह से CO2 और वाटर में, क्योंकि CO2 और वाटर मिलकर ही बने थे कार्बन ग्लूकोज, और ऑक्सीजन बाहर निकली थी। तो अगर आप यहाँ सोचें कि अगर मुझे ग्लूकोज को तोड़ना है प्रॉपरली, उसके जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो CO2 और वाटर है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो पूरी तरह ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, है ना बच्चों। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आप समझिएगा कि क्या है। देखिए ऐसा है कि जो आपकी सेल है, आपकी सेल ने क्या किया है, आपके, अगर आप ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं, तो आपके ब्लड ने आपकी सेल्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया है, किसको? ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज कहाँ है? अभी आपकी सेल के पास पहुंच चुका है। आपकी सेल्स उसका क्या करेंगी? साइटोप्लाज्म में उसको ले लेंगी, है ना। तो जब साइटोप्लाज्म में आपकी सेल की ग्लूकोज पहुंच जाता है, तो वहां पहुंचकर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ये जो आप देख पा रहे हैं जहां कर्सर है, कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। कहाँ हो रहा है? साइटोसोल में। साइटोसोल यानी सेल का साइटोप्लाज्म, है ना। तो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, जिससे क्या बनता है? पायरूवेट, है ना। तो ग्लूकोज आपका 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, C6H12O6, जो टूट रहा है पायरूवेट में। पायरूवेट जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है ना। तो 2 पायरूवेट बनते हैं यहाँ पर। तो ये सिंपल सा जो प्रोसेस हुआ है, ये कहाँ हुआ है? सेल के साइटोप्लाज्म में हुआ है। अभी तक यहाँ इस प्रोसेस में अगर मैं आपको बताऊं, तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। यहाँ जो प्रोसेस चलता है सेल के साइटोप्लाज्म में, जो ग्लूकोज पहुंचा हुआ है सेल्स के पास, उस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को सेल्स क्या करती हैं? अपने साइटोप्लाज्म में ही शुरू कर देती हैं, है ना। और जिससे कुछ बहुत कम लेवल पर थोड़ी सी एनर्जी बनती है, कुछ ATP, है ना, कुछ एनर्जी बनती है कम। ऑक्सीडेशन हो रहा है, थोड़ी सी एनर्जी बन जाती है, और जो ग्लूकोज है वो पूरी तरह पायरूवेट में टूट जाता है। पायरूवेट एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, जिसमें कि 3 कार्बन होते हैं। पायरूवेट जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, जबकि ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल 2 पायरूवेट बनाएगा टूट करके, है ना, जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में ही पड़े रहते हैं। अब अगर आपकी सेल के पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, यदि आपकी सेल के पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, तो ये पायरूवेट जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में है, अगर आप इस वाइट को, जो वाइट कलर है, इसको आप सेल का साइटोप्लाज्म समझ लें, है ना, तो वो पायरूवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस अगर होगी, देन इट विल गेट एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो 9th क्लास में आपने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो कि उसकी इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डेड हुई रहती है ना, अंदर वाली मेम्ब्रेन
फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, एज यू ऑल नो फ्रॉम योर 9th क्लास के अंदर वाली मेम्ब्रेन ने मुड़ करके कुछ उंगलियों की जैसी स्ट्रक्चर्स बना ली होती हैं और अंदर उसके लिक्विड जैसा भरा होता है जिसको बोलते हैं फ्लूइड यानी मैट्रिक्स। तो अभी माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो चीजें हैं, एक तो मैट्रिक्स जो कि उसके अंदर फ्लूइड भरा है और उसकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की जो इन्वेजिनेशंस हैं, जो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, वो मिलती हैं, है ना। तो हमारा जो पाइरुवेट जो सेल के साइटोप्लाज्म में है, अगर सेल के पास ऑक्सीजन है, अगर सेल के पास ऑक्सीजन है तो हमारा पाइरुवेट कहाँ चला जाएगा, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा, है ना। वहां जाकर के, क्योंकि हमने कहा ये पूरी तरह से ऑक्सीडेटिव पाथवे है, यहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो हमारा जो पाइरुवेट जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में गया है, वो पाइरुवेट वहां पहुंच करके एक रिएक्शन जो वहां पहले से चल रही होती है, दैट इज क्रेब्स साइकिल। क्या चल रही होती है, क्रेब्स साइकिल, है ना। क्रेब्स साइकिल एक केमिकल पाथवे है, क्रेब्स साइकिल एक ऐसा केमिकल पाथवे है जिसमें कि लगातार कुछ केमिकल कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन होता रहता है, एंड दैट इज एन ऑक्सीडेटिव पाथवे आल्सो, है ना। तो उसमें क्या होता है, बाहर से देखो, तुम्हारा जो पाइरुवेट है कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन का, है ना। और आपका ग्लूकोज कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का। तो जो आपका पाइरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, जब ये कहाँ जाएगा, इसको कहाँ एंट्री लेनी है, क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल कहाँ चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चल रहा है, और वो एक कैसा पाथवे है, ऑक्सीडेटिव पाथवे है ना। तो उसमें क्या होता है बच्चों, ये जो पाइरुवेट है ये उस पाथवे में चलते चलते में एंटर कर जाता है। तो हमारे 3 कार्बन का पाइरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है, ठीक है। तो जब ये 3 कार्बन का पाइरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, तो यहाँ ऑक्सीडेटिव पाथवे में जो 3 कार्बन इसके हैं वो CO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। किसकी फॉर्म में, CO2 की फॉर्म में। समझ आई बात को। तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में तीनों कार्बन कहाँ हो जाते हैं, बाहर निकल जाएंगे, और ये पाथवे लगातार चलता रहता है। फिर दूसरा पाइरुविक एसिड आता है, दूसरा पाइरुवेट आता है, उसका ब्रेकडाउन होता है, वो एंटर करता है और फिर 3 CO2 और बाहर निकल जाती हैं। यानी कि हम देख रहे हैं कि जो कार्बन एटमॉस्फेयर से ग्लूकोज में आया था फोटोसिंथेसिस के समय, जब फोटोसिंथेसिस हुई थी, तो जो कार्बन ग्लूकोज से कहाँ, ग्लूकोज में फोटोसिंथेसिस से आया था, वो हमारा यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो केमिकल पाथवे चल रहा होता है, जो उसके मैट्रिक्स के अंदर एक पाथवे चल रहा है, क्रेब्स साइकिल, उस पाथवे में जाकर के क्या हुआ, उसका ब्रेक, वो एंटर हुआ और ऑक्सीडेटिव पाथवे था जिसमें से यहाँ कार्बन CO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ठीक है बच्चों। और जो एनर्जी थी वो केमिकल्स में बॉन्ड, दूसरे केमिकल्स में चली जाती है। यहाँ कुछ रिड्यूस्ड प्रोडक्ट बनती हैं। रिड्यूस्ड प्रोडक्ट का मतलब देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे अगर आपको कहा जाए कि वाटर ने हाइड्रोजन दी थी फोटोसिंथेसिस में CO2 को, अगर याद हो आपको कि वाटर ने अपनी हाइड्रोजन को फोटोसिंथेसिस के समय CO2 को दे दिया था जिससे ग्लूकोज बना था। तो अब जब CO2 बाहर निकल चुकी है, जब CO2 पाथवे से बाहर हो चुकी है, जो पाइरुवेट का कार्बन था वो बाहर निकल गया है, तो इसकी हाइड्रोजन कहाँ जाएगी भाई, इसकी हाइड्रोजन भी तो कहीं होगी ना। तो वो जो इसकी हाइड्रोजन है, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं 2 वर्ड लिखे हुए हैं, NADH एंड FADH2, है ना। तो ये दो वर्ड लिखे हैं NADH एंड FADH2। ये जो इनके पास H है ना, ये हाइड्रोजन जो आप देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन कहाँ से आई है, पाइरुवेट से आई है। यानी हाइड्रोजन वही हाइड्रोजन है जो वाटर ने किसको दी थी, CO2 को दी थी फोटोसिंथेसिस के समय। अगर आप समझना चाहते हो तो ये वही हाइड्रोजन है। तो अभी हाइड्रोजन किसके पास है, NADH के, लेकिन वहां हाइड्रोजन किसके पास थी फोटोसिंथेसिस में, वाटर के पास थी। तो वहां वाटर ने किसको दी थी, कार्बन डाइऑक्साइड को, और बनाया था ग्लूकोज, और O2 कहाँ चली गई थी, बाहर एटमॉस्फेयर में। तो अब हमें इस हाइड्रोजन को जो यहाँ से निकली है उसे O2 के पास पहुंचाना है। किसके पास, ऑक्सीजन के पास पहुंचाना है। समझ आई मेरी बात को। तो होगा क्या कि ये जो हमारी रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है इस ऑक्सीडेटिव पाथवे यानी स्क्रैप साइकिल से जो बाहर निकली है ना, वो जो हमारी ये जो इससे बाहर निकल के आई है जो हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को हमें किसके पास पहुंचाना है, ऑक्सीजन के पास पहुंचाना है। और ऑक्सीजन हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसे आप क्रिस्टी कहते हैं, जिसको आप माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी कहते हैं, इस क्रिस्टी के, है ना, इस क्रिस्टी के अंदर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो आप देखते हैं,
इन क्रिस्टी के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि फर्दर इस NADH और इस FADH2 का ऑक्सीडेशन करते हैं। इसका ऑक्सीडेशन करने का क्या मतलब होता है? इसका ऑक्सीडेशन करने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर से जो ये है, इसके अंदर से हमें क्या निकालना है? ये हाइड्रोजन निकालनी है। अब अगर कोई अपनी हाइड्रोजन को छोड़ देगा तो उसका क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्सीडेशन। अगर ये FADH2, ये NADH, अगर ये अपनी हाइड्रोजन छोड़ेंगे तो इनका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और उसको छुड़वाने के लिए एंजाइम्स कहां पर है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जिसको हम क्या कह रहे हैं? क्रिस्टी। तो क्रिस्टी के अंदर जो एंजाइम्स हैं बच्चों, वो एंजाइम्स इन दोनों का क्या कर देंगे? ऑक्सीडेशन कर देंगे, जिससे क्या होगा? ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। अब ये हाइड्रोजन माइटोकॉन्ड्रिया में तो नहीं रहेगी, इसको हमें कहीं भेजना है। हमने कहा था कहां भेजना है? ऑक्सीजन के पास। तो बच्चों जो ऑक्सीजन आप अपने ब्रीदिंग में लेते हो, जो ऑक्सीजन आपकी जब आप लेते हो आपकी ब्लड में पहुंचती है ना, जो ऑक्सीजन आपकी सेल्स के पास पहुंचाई जाती है, वो ऑक्सीजन फाइनली यहाँ किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में, है ना, वहां पर इसके NADH और FADH2 के ऑक्सीडेशन से जो हाइड्रोजन निकलेगी, इस हाइड्रोजन से मिलकर वाटर बना लेगी। क्या बना लेगी? वाटर। और वो वाटर बाहर निकल जाएगा। तो देखो ये CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, दोनों चीजें बाहर निकल जाएंगी। और जो एनर्जी होगी बच्चों, उस एनर्जी को ये माइटोकॉन्ड्रिया में, जो 9th क्लास में आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी है ऑक्सीसोम्स, इनके ऊपर कुछ होते थे ना छोटे छोटे, यहाँ इनके ऊपर क्रिस्टी के ऊपर कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स लगी होती थी, एंड दीज आर ऑक्सीसोम्स, है ना। ये ऑक्सीसोम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। कौन सा एंजाइम? ये ATP सिंथेज, जो यहाँ नाम लिखा है ATP सिंथेज, दिस वन, है ना। ये ATP सिंथेज एंजाइम कहाँ मिलता है? क्रिस्टी में। इसका काम होता है एनर्जी का फॉर्मेशन, ATP फॉर्मेशन। तो अगर आप बात करें कि क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है? मैट्रिक्स में चलता है। ग्लूकोज का टूटना, जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, वो कहाँ चलता है? सेल के साइटोप्लाज्म में चलता है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि कहाँ चलता है? क्रिस्टी में चलता है। वहां किसका ऑक्सीडेशन होता है? NADH FADH2 का। ये कहाँ से बनते हैं? क्रेब्स साइकिल से, और समहाउ ग्लाइकोलाइसिस से भी। थोड़े से कहाँ से बनते हैं? ग्लाइकोलाइसिस से भी बनते हैं। तो इस तरह ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन वर्ड जो लिखा है, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन के साथ साथ ATP का फॉर्मेशन, जिसमें कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है बहुत ज्यादा मात्रा में। तो इस तरह अगर हमारे ग्लूकोज का, जो हमारा ग्लूकोज है, जो हमारा ग्लूकोज कहाँ पहुंचा हुआ है? सेल के साइटोप्लाज्म में पहुंचता है। और अगर उसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, तो एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होती है ATP की फॉर्म में। आप देख रहे हैं 3 जगह हुई है, ग्लाइकोलाइसिस में थोड़ी सी ATP, फिर क्रेब्स साइकिल में फिर थोड़ा सा ATP, और सबसे ज्यादा ATP बच्चों कहाँ निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जो चल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी वाले पार्ट में चल रहा है बच्चों। ठीक है, तो अब हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज ए प्रोसेस ऑफ सेल्युलर रेस्पिरेशन that uses oxygen in order to break down respiratory substrate which then release energy। respiratory substrate यानी ग्लूकोज, है ना। 38 मॉलिक्यूल्स आपसे पूछा जाएगा, अगर ये कोई पूछे कि कितने ATP बनते हैं, तो आप बता देना कि 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर रिलीज्ड फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन। इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलाइसिस, है ना, साइटोप्लाज्म में चलती है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया, वहां क्या क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल and electron transport chain of the cell. It takes place in the cytoplasm, glycolysis and mitochondria, Krebs cycle, sorry, है ना। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको कि भाई ये कहाँ कौन सा पाथवे किस जगह चलता है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो ग्लूकोज, जो हम पीछे पढ़ रहे थे कि भाई ग्लूकोज जो है वो आपका कहाँ पहुंच चुका था? सेल के साइटोप्लाज्म में। तो अगर आपका ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म में पहुंच गया है, अगर आपका ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म में है और ऑक्सीजन नहीं पहुंची है ना,
तो हमने कहा ऑक्सीजन का रोल कहाँ है, ऑक्सीजन का रोल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। ऑक्सीजन कहाँ आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएगी। जबकि जो ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे आपका चल रहा है, जो ग्लाइकोलाइसिस वाला पाथवे है, उस पाथवे में ऑक्सीजन का रोल नहीं है, उसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है ना। तो जब उसमें ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है बच्चों, तो वहां तक का प्रोसेस तो चल ही सकता है, भले ही एरोबिक रेस्पिरेशन हो या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, है ना। दोनों ही तरह का रेस्पिरेशन अगर किसी भी तरह का है, एरोबिक है चाहे एनारोबिक है, तो उन दोनों ही तरह के रेस्पिरेशन में क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस तो चलेगी, है ना। तो यहाँ क्या होता है, सेल क्या करती हैं, ग्लूकोज, देखो आप यहाँ देख सकते हैं इस फिगर में कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना है ना, 2 पायरुवेट, एज यू कैन सी हियर कि ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बने हैं, देखिए ठीक है। तो यहां तक का प्रोसेस आप दोनों में देख सकते हैं, 2 बार हमने लिखा है कि ग्लूकोज से क्या बना है, पायरुवेट बना है ना। ये दोनों ही कंडीशन 2 अलग अलग जगह की हैं। अगर ईस्ट की बात करें, अगर आप ईस्ट की बात करें तो ये प्रोसेस चलता है, और अगर आप अपनी मसल सेल की बात करें तो ये चलता है। अगर आप देखेंगे कि भैया आप ज़्यादा भाग रहे हैं, आपने कोई रेस लगाई है, तो उस समय आपकी जो मसल्स हैं उनमें पेन होगा, है ना। तो वो पेन इसलिए होता है कि आपकी मसल्स में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है। तो वहाँ पर होता ही है कि जो आपका ग्लूकोज है, जो जिसने पायरुवेट बनाया था, एंड ड्यू टू द लैक ऑफ द ऑक्सीजन, है ना, दैट विल कन्वर्ट इनटू द लैक्टेट, है ना, इन द मसल सेल। तो मसल सेल में जो आपका पायरुवेट होगा बिना ऑक्सीजन के, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में, है ना, जिसकी वजह से आपको पेन फील होता है। और अगर यही बात हम करें ईस्ट के रेस्पेक्ट में, ईस्ट में, है ना, ईस्ट क्या होता है बच्चों, सिंगल सेल फंजाई होता है बच्चों, है ना। तो ईस्ट क्या है, सिंगल सेल फंजाई, जिसमें कि अगर हम कहें कि भाई वहां क्या होगा, तो वहां वही होगा ग्लाइकोलाइसिस। तो आप देखेंगे क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस तो एक ऐसा पाथवे है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो ग्लाइकोलाइसिस तो चलेगा ही, जिसमें कि कुछ एटीपी बनते हैं, एनर्जी थोड़ी सी, और आपको पता है वहां थोड़े से NADH बनते हैं, जो कि H जो हाइड्रोजन इसके पास है अभी ये रिड्यूस्ड है। तो फर्दर हम देखेंगे पायरुवेट टूट करके CO2 बाहर निकाल देता है। तो ये CO2 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आप देखते हैं कि जो आप ब्रेड होती है आपकी, जो आप घर में लाते हो ब्रेड, उसमें कुछ छेद होते हैं थोड़े थोड़े। तो वो जो छेद होते हैं ब्रेड में, वो आपसे पूछते हैं कि ब्रेड में छेद क्यों होते हैं, तो आप बताना कि ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ द ईस्ट, है ना, द CO2 विल कम्स आउट फ्रॉम दीज पोर्स। तो जो छेद होते हैं, जो पोर्स होते हैं, उनसे एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पर जो CO2 बाहर निकलती है ना बच्चों, वो CO2 बाहर निकल कर आती है, जिसकी वजह से वो पोरस हो जाती है ब्रेड, है ना। और ये पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटल्डिहाइड में, एंड देन एसिटल्डिहाइड विल ऑक्सीडाइज्ड, है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस NADH दैट विल कमिंग फ्रॉम द ग्लाइकोलाइसिस, एंड द NADH2 विल ऑक्सीडाइज दिस एसिटल्डिहाइड इनटू एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है बच्चों, एल्कोहल होता है बच्चों, जिसको कहते हैं शराब, है ना। जो इथेनॉल जो पीते हैं लोग शराब, वो ऐसे बनती है कि भाई ईस्ट से हम शुगर का क्या कराते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। इथेनॉल होता है C2H5OH। तो आप देख रहे हैं 2 स्टेप में खत्म हो गया। अभी ये प्रोसेस आपसे पूछा जाए कि भाई ये प्रोसेस कहाँ चलता है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, तो आप बोलोगे साइटोप्लाज्म में, क्योंकि यार ये माइटोकॉन्ड्रिया में तो नहीं चलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में तो तभी जाता पायरुविक एसिड अगर क्या होता, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो है नहीं, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है तो ये पायरुवेट जो होता है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर ही टूट जाएगा, पहले एसिटल्डिहाइड बनाएगा और 2 कार्बन 2 CO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, और फिर ये एसिटल्डिहाइड क्या कन्वर्ट होके ऑक्सीडाइज होके, ये NADH कहाँ से आया, ग्लाइकोलाइसिस से आया है ना। वरना अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता तो ये NADH ग्लाइकोलाइसिस वाला कहाँ चला जाता, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ये यहीं का यहीं यूज हो जाएगा और क्या बना देंगे बच्चों, एथेनॉल बना देगा। तो अगर यही काम आपकी मसल्स में हो रहा होता है तो वहाँ हम क्या बोलते हैं भाई, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, और पायरुवेट का फिर ऑक्सीडेशन हो जाता है NADH से, जिससे बनता है लैक्टिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो एक बार इस प्रोसेस को देख लेते हैं। And it is a process of cellular respiration that takes place in the absence of the oxygen, and there is incomplete breakdown of respiratory substrate and little energy, है ना। एनर्जी कितनी निकली है, 2 ATP बस, है ना।
वहां 38 एटीपी थे एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर रिलीज फॉर ब्रेकडाउन ऑफ एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज टूटता है 2 एटीपी निकलते हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ चलता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में चलता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट इन्वॉल्व। तो आपको ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता है ना। एंड एंड प्रोडक्ट इज आइदर लैक्टिक एसिड। अगर ये आपकी मसल सेल की बात हो रही है तो लैक्टिक एसिड बनेगा, और अगर ये ईस्ट की बात हो रही है, फर्मेंटेशन की बात हो रही है, तो ये अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है जिसे हम इथेनॉल कहते हैं। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या है। अगर आपको कहीं पर लिखना हुआ, अगर आपको स्कूल में लिखना हुआ तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन शुरू यहीं से होता है। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन द बॉडी सेल्स टू रिलीज एनर्जी। इट इज ए 6 कार्बन कंपाउंड। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो एक ऐसा ऑक्सीडेटिव पाथवे है जिसमें O2 का रिलीज, O2 यूज नहीं होती है। नॉर्मली ऑक्सीडेशन में बच्चों को लगता है कि ऑक्सीजन का यूज होता है, पर ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा पाथवे है जिसमें बच्चों ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। तो इट अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलती है, सेल के साइटोप्लाज्म में। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑन ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, है ना। ग्लाइकोलाइसिस के बाद 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड या पायरुवेट के बनते हैं। पायरुविक एसिड कितने कार्बन का कंपाउंड है बच्चों, 3 कार्बन का कंपाउंड है। यानी ऑक्सीजन अवेलेबल, अगर ऑक्सीजन होगी तो बच्चों ये कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा और वहां जाकर के CO2 और वाटर बना देगा। एंड द प्रोसेस अकरिंग इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द क्रेब्स साइकिल। ये आपको पता ही है, उसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। जहां पर जाकर के क्रेब्स साइकिल और ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद 38 ATP आर प्रोड्यूस्ड पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। And if oxygen is not available, the pyruvic acid break down to produce either ethyl alcohol or ethanol and water or lactic acid. And that is incomplete breakdown, यानी कि जो आपका anaerobic respiration होता है उसमें incomplete breakdown होता है किसका, pyruvic acid का, है ना बच्चों। तो जिसमें 2 ATP बनते हैं, 2 ATP are produced per glucose molecule। तो आपको छोटा सा अगर ये लिखना हो प्रोसेस के बारे में तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जहां आपको बताया जाएगा कि भाई एटीपी, जो कि आपकी एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से एम्फेसाइज करके दिया है, इसके ऊपर छोटा सा है ना नोट, तो ये वहीं से हमने लिया है। ये आपको एटीपी के बारे में थोड़ा सा जानना होगा, एटीपी क्या होता है। तो फाइनली हम जो पढ़ रहे थे, जो रेस्पिरेशन हम पढ़ रहे थे, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, सेल के लेवल पर जो रेस्पिरेशन हम कहते हैं, जिसको उसकी जो प्रोडक्ट थी बच्चों वो क्या थी, एटीपी थी। यानी हम एटीपी बनाने के लिए ही रेस्पिरेशन को पढ़ रहे थे, है ना। तो कि एटीपी कैसे बनता है, एटीपी क्या होता है। तो अभी आप एटीपी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए नॉर्मली तो ये एटीपी जो होता है एक न्यूक्लियोटाइड होता है। ये आप आगे की क्लासेस में जानेंगे कि ये क्या होता है न्यूक्लियोटाइड। जो डीएनए और आरएनए आपने सुना है उसकी एक सब यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड, जिससे मिलकर बनता है। अगर आप सोचें कि एक चेन है, डीएनए एक चेन है, तो वो एक चेन जो है एक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनती है, जिनमें से एक एटीपी है ना। तो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आपको सभी को पता है। तो एटीपी की जो फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर ये आप सोचेंगे कि भाई ये एनर्जी मॉलिक्यूल क्यों है ना, ये कैसे एनर्जी देता है, क्या होता है ऐसा कि एनर्जी प्रोवाइड कराता है, और इस तरह के जो दूसरे न्यूक्लियोटाइड होते होंगे क्या वो भी एनर्जी देते हैं। हाँ, वो भी एनर्जी देते हैं बच्चों। नॉर्मली सेल्स एटीपी का यूज करते हैं, पर कुछ रिएक्शंस में दूसरी तरह के न्यूक्लियोटाइड भी एटीपी की तरह यूज होते हैं। तो आप देखें कि जो आपका एटीपी है वो कैसे एनर्जी देता है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। ट्राइफॉस्फेट का मतलब होता है बच्चों 3 फॉस्फेट, यानी इसके पास 3 फॉस्फेट है। तो अगर इसकी टर्मिनल किनारे से एक फॉस्फेट टूटती है तो बहुत सारी फ्री एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है बच्चों, तो वो जो फ्री एनर्जी होती है वो यहां लिखा है कि एंडोथर्मिक प्रोसेसेस इन द सेल देन यूज दिस एटीपी टू ड्राइव द रिएक्शंस को चलाने के लिए जब एनर्जी का यूज करना चाहती हैं। एंड व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज, जो किनारे की फॉस्फेट उसकी है, ट्राइफॉस्फेट में जो किनारे वाली होती है, in it ATP is broken using water, the energy equivalent to 30.5 kilojoule per mole is released। तो आपसे पूछेंगे, बोर्ड पूछेगा आपसे यहाँ से
कि एक एटीपी जब टूटता किसमें है कि एक फॉस्फेट अलग हो जाएगी और बनेगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, है ना, और एक फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होती है वो बाहर निकल जाती है, H3PO4 होता है उसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो एनर्जी होती है कितनी होती है 30.5 किलो जूल मोल पर मोल इज रिलीज्ड। और ये एनर्जी जो फ्री एनर्जी जिसको कहते हैं, इसको सेल्स अपनी रिएक्शंस में यूज कर लेती हैं। ठीक है, तो इसलिए बच्चों एटीपी को हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं कि भाई एटीपी इज द एनर्जी करेंसी, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलकर बनता है। एडीपी यानी डाइफॉस्फेट यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ अगर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाती है तो बन जाता है एटीपी, और जब एटीपी टूटता है तो एक फॉस्फेट निकल जाती है, एनर्जी निकलती है 30.5 किलो जूल पर मोल और बन जाता है एडीपी। ठीक है बच्चों, और सेल्स इस एनर्जी का अपनी रिएक्शंस में यूज कर लेती है। एंड देखो जैसे लिखा है कि इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप देखते हैं कि भाई बैटरी जो होती है वो एनर्जी देती है। एंड सो सिमिलरली एटीपी कैन बी यूज इन द सेल फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स के लिए बहुत ज्यादा चाहिए होता है। प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है। कंडक्शन ऑफ नर्वस इंपल्स यानी कि जो आपकी सूचनाएं जो ब्रेन से इधर उधर जाती हैं उसमें, एंड मेनी अदर एक्टिविटीज, है ना, सेल कैन यूज एटीपी, है ना। सेल कभी भी कहीं भी जहां इसकी एनर्जी की यूज पड़ती है तो वो ट्रांसपोर्ट में भी, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी का यूज कर लेती है बच्चों। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में किस तरह रेस्पिरेशन होता है। देखिए, अगर आप सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात करें कि सेल के लेवल पर प्लांट में, तो वो जो पीछे आपने पढ़ा है सेम टू सेम वैसा ही होता है। बस प्लांट के केस में हमें ये जानना है कि किस तरह प्लांट हमारे ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, या CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। वो प्लांट के केस में आपको समझना होता है। यहाँ पर रेस्पिरेशन की जहां तक बात करें तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन दोनों ही केस में सेम होता है सेल के लेवल पर, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स हैं, अब एनिमल की हो चाहे प्लांट की हो, तो वो उसी तरह से रेस्पिरेशन करती हैं। दोनों में ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दोनों ही एनर्जी बनाती हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं आगे इसमें क्या है। प्लांट रेस्पिरेशन में आप देख रहे हैं, आपको पता होगा कि भाई रात के समय नाइट में प्लांट O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, जबकि दिन के समय CO2 लेते हैं और O2 को छोड़ते होते हैं, है ना बच्चों, ये आपको पता है। तो ये क्यों करते हैं प्लांट ऐसा, इसलिए करते हैं कि आपको पता है दिन में प्लांट CO2 लेते हैं तो उसका क्या करेंगे, क्योंकि दिन में लाइट एनर्जी है ना, तो लाइट एनर्जी है तो प्लांट इस समय क्या करेगा, फूड बनाएगा। फूड बनाने का मतलब उसका जो फोटोसिंथेटिक पाथवे है वो चलेगा, फोटोसिंथेसिस होगी, और उसमें प्लांट क्या निकालता है, ऑक्सीजन निकालता है, तो उसमें ऑक्सीजन निकलती है। अब आप ये सोचिएगा कि दिन के समय क्या प्लांट की सेल एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, करती हैं ऑब्वियसली, है ना, दिन में भी करती हैं, लेकिन दिन के समय प्लांट खुद ऑक्सीजन बना रहा होता है, खुद से ही फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज कर रहा होता है। तो जो ऑक्सीजन वो रिलीज कर रहा होता है उस समय पर, वही ऑक्सीजन दिन में वहां यूज हो जाती है रेस्पिरेशन में, जबकि फालतू बनी हुई और ज्यादा जो ऑक्सीजन होती है वो प्लांट बाहर निकाल देता है दिन में, और CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए लेता रहता है। दिन में जो रेस्पिरेशन में CO2 निकलती है वो वहीं के वहीं प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेता है। इसी तरह रात में, क्योंकि भाई रात को फोटोसिंथेसिस तो होगी नहीं, तो रात के समय प्लांट क्या करता है, रेस्पिरेशन में निकलने वाली CO2 को बाहर निकालता है। जो आप पीछे देख रहे थे अभी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, आपने देखा कि रेस्पिरेशन में CO2 निकल रही है, उस CO2 को प्लांट बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को प्लांट अंदर लेता है। तो रात के समय आपने देखा होगा प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, दिन में CO2 लेते हैं और O2 को छोड़ते होते हैं। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमें प्लांट में जानना है। आप समझ लीजिएगा कि वैसे तो प्लांट के सभी पार्ट, देखिए प्लांट में गैसेस केवल डिफ्यूजन की वजह से ही अंदर जाती हैं। प्लांट के पास कुछ भी ऐसा नहीं होता कि भाई वो गैसेस जो है ट्रेवल करें प्लांट में। मतलब आप सोचे कि भाई प्लांट ने लीफ में CO2 लिए, दैट विल ट्रेवल फ्रॉम द लीफ टू द बॉटम ऑफ प्लांट यानी रूट्स, बट ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए गैसेस के कुछ होता ही नहीं है, है ना। हमारे पास तो ब्लड होता है, ब्लड से भी ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं।
तो प्लांट का सभी भाग, जितने भी प्लांट के पार्ट होते हैं, वो अपनी खुद की केयर करते हैं, है ना। उनमें सब में अपना गैसेस एक्सचेंज होता है। जैसे रूट सरफेस से करती हैं ना, रूट्स अपना खुद का, स्टेम में लेंटिसिल्स मिलते हैं तो स्टेम लेंटिसिल्स से करते हैं, और आपकी जो लीव्स होती हैं वो तो बहुत ज़्यादा ही करती हैं क्योंकि उनके पास स्टोमेटा होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। ठीक है बच्चों, तो एक बार यहाँ देखते हैं कि द रेस्पिरेशन इन प्लांट इज कॉन्टिन्यूस डे एंड नाइट। रेस्पिरेशन ही हमेशा चलता रहेगा। आप ये मत समझिए दिन में प्लांट O2 छोड़ रहे हैं तो रेस्पिरेशन नहीं होगा। ये फालतू फोटोसिंथेसिस में बनी हुई O2 को बाहर निकाल देते हैं दिन में प्लांट। एंड द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर स्पेसिस व्हिच कम थ्रू द स्टोमेटा एंड लेंटिसिल्स इन द लीव्स एंड स्टेम्स। ये देखिए, लेंटिसिल्स इन द लीव्स एंड स्टेम्स डिफ्यूज इनटू द टिश्यू एंड सेल्स ऑफ द प्लांट आफ्टर गेटिंग डिसॉल्व्ड इन द फिल्म ऑफ द वाटर प्रेजेंट ओवर द सेल्स। जब डिफ्यूज होकर गैस, यानी कि जो भी गैस है वो अंदर चली जाती है तो वो जो सेल्स होती हैं उनकी सरफेस पर आ जाती है, जहां से सेल्स उसको ले लेती हैं। नेक्स्ट है, आप ये लीफ की ट्रांसफर ये सेक्शन देख पा रहे होंगे। इसमें आपको दिख रहा होगा नीचे एक स्टोमेटा है, जिस स्टोमेटा में आप देख रहे हैं CO2 एंटर हो रही है, O2 निकल रही है, यानी ये दिन की बात है। ऊपर आप सनलाइट देख रहे हैं, यानी फोटोसिंथेसिस चल रही है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सेल्स रेस्पिरेशन नहीं कर रही हैं। सेल्स जो है रेस्पिरेशन लगातार कर रही हैं, है ना। जिसमें O2 का यूज होता है, तो O2 क्योंकि प्लांट अभी बना रहा है तो वहीं के वहीं यूज कर लेता है। CO2 जो छोड़ी जा रही होगी रेस्पिरेशन में, वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो रही होगी यहीं पर। एक बार इस प्रोसेस को आप देख लीजिए कि प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस इंश्योर दैट all cells are in contact with air. कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हियर। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड O2 डिफ्यूजन से ही इधर उधर जाती हैं। एंड दे कैन गो इनटू द सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इन द एयर। एंड द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। तो ये ध्यान रखिएगा, कब CO2 बाहर निकलती है, कब CO2 अंदर जाती है, कब O2 बाहर निकलती है, कब O2 अंदर जाती है, एनवायरमेंटल कंडीशंस पर डिपेंड करता है। कि रात के समय, जब रात होती है, जैसे आपको बताया है कि एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस ऑकरिंग, जब रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। क्योंकि आपको पता है भाई रात के समय तो रेस्पिरेशन तो कंटिन्यू है, चल रहा है, तो रात को प्लांट क्या करेगा, CO2 को बाहर निकाल देगा और O2 अंदर लेगा। जबकि दिन में, ड्यूरिंग द डे, CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। दिन में CO2 जो बनती है रेस्पिरेशन में, वो वहीं के वहीं फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है। एंड हेंस देयर इज नो CO2 रिलीज, इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। तो दिन में आपको पता है कि दिन में O2 का रिलीज होना ही है, क्योंकि दिन के समय प्लांट दुनिया भर की O2 खुद ही बना रहा होता है। तो ये प्लांट के रेस्पिरेशन में आपको छोटी सी बात है, आपको केवल यहाँ से गैसेस एक्सचेंज पूछा जाएगा, गैसेस में एक्सचेंज कैसे होता है प्लांट में, तो आप ये बता दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। आपके एनसीईआरटी ने रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में ह्यूमन रेस्पिरेशन को ज्यादा अच्छे से बताया है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, वो ह्यूमन बीइंग को ही ध्यान में रखकर बताया गया है, जिसमें बाकी ऑर्गेनिज्म के लिए थोड़ा थोड़ा डाल दिया गया है। तो यहाँ भी ह्यूमन के रेस्पिरेशन को ज्यादा अच्छे से पढ़ा जाएगा, जबकि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए थोड़ी थोड़ी बातें, जरा सी बातें आपकी बुक ने बताई हैं, वही हम थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को आगे चलाते हैं। देखिए यहाँ 3 इवेंट जो मेन इवेंट होते हैं, वो तीनों इवेंट आपको जान लेने हैं यहाँ से कि 3 इवेंट रेस्पिरेशन के क्या है ना, मेन जो इवेंट होते हैं। देखिए सेल्यूलर रेस्पिरेशन आप जान चुके हैं, अब हम मोस्टली यहाँ ब्रीदिंग वाले प्रोसेस को जानेंगे कि ब्रीदिंग का प्रोसेस कैसे चलता है और जो गैसेस होती हैं उनका एक्सचेंज कैसे होता है, एंड हाउ द गैसेस विल ट्रांसपोर्ट टू द ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, है ना। सेल, सारी बॉडी की सारी सेल्स को कैसे ऑक्सीजन मिलती है, कैसे उनकी CO2, कैसे हर एक सेल की CO2 बाहर निकल के आएगी, कैसे वो एटमॉस्फेयर में हम छोड़ते हैं, उसको कैसे छोड़ते हैं, कैसे वो अंदर जाती हैं, कौन हमारी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है जब हम गैस यानी O2 अंदर लेते हैं, कैसे वो पैर तक यानी पैर के अंगूठे तक पहुंचती है। तो ये सब हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। इस सारे में कुछ इवेंट जो है वो ये मेन इवेंट हैं जो आपको जानने होंगे। तो पहला जो बात है वो ये है कि ऑक्सीजन एंटर द बॉडी फ्रॉम द एयर, है ना।
और अगर फिश की बात करें तो वो वाटर में रहती हैं, तो उनमें ऑक्सीजन वाटर से ही जाएगी, वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन होती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूजुअली एलिमिनेटेड फ्रॉम द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैस एक्सचेंज। तो ये क्या है, गैसियस एक्सचेंज कहलाता है। और जो गैस एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन से होता है। अब ये ध्यान रखिएगा, किसी में भी हो ये डिफ्यूजन से ही होगा। तो कुछ तो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं भाई जो सरफेस से, जो जिनकी सरफेस के जो सिंगल सेल है, मान लो कोई सिंगल सेल है, तो वो कैसे करेगा, तो वो तो सरफेस से ही ले लेगा। लेकिन हम तो जैसे मल्टी सेलुलर हैं, तो हमारे अंदर तो बहुत सारी सेल्स हैं, और हमारी सेल्स जो है डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में भी नहीं है। मान लो हम कहें हमारा हार्ट तो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है ही नहीं, तो हमारे हार्ट की सेल को ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? तो हमें तो कुछ ट्रांसपोर्टर चाहिए होते हैं, हमारे में तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ चाहिए होता है, तरीका चाहिए होता है। तो ऐसे जो मल्टी सेलुलर होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें ट्रांसफर के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल सिंगल सेल है, जिन जो सरफेस से ही ले सकते हैं, तो उनमें क्या होता है, सरफेस से डिफ्यूजन होता है। हमारे अंदर भी कुछ जगहें ऐसी होंगी जहां से गैसेस डिफ्यूज होकर ही, यानी कोई मेम्ब्रेन, यानी कोई सरफेस, यानी कोई ऐसा एरिया, यानी कोई ऐसी जगह होगी जहां से डिफ्यूज होकर गैसेस कहाँ जाएंगी, बॉडी सेल्स में पहुंचेंगी। तो ये डिफ्यूजन से ही होता है, चाहे किसी में भी हो, है ना, गैसेस एक्सचेंज डिफ्यूजन से ही होगा। तो ऑर्गन ऑफ द बॉडी कैरिंग आउट द फंक्शन ऑफ गैस एक्सचेंज आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो जितने भी ऑर्गन्स इस काम में भाग लेते हैं, चाहे वो किसी के भी हैं, उनको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, है ना। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स किसी के भी हों, उनकी कुछ 3 कॉमन फीचर्स होती हैं। तो ये 3 कॉमन फीचर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के हैं, ये आपको जान लेनी है कि ये क्या फीचर्स होती हैं। जिनमें से सबसे पहली फीचर है कि अगर आप चाहते हैं कि डिफ्यूजन बहुत ज्यादा हो, मतलब अगर चाहते हैं कि डिफ्यूजन जो ज्यादा मात्रा में हो, तो आप जहां से डिफ्यूज करा रहे हैं जिस भी गैस को, तो वो एरिया थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, यानी कि दे हैव लार्ज सरफेस एरिया टू गेट मैक्सिमम ऑक्सीजन, है ना। तो इसी के लिए हमारे जो, जैसे हमारे अंदर लंग्स मिलते हैं, तो लंग्स में हमारे एल्वेलाई होते हैं। ऐसा भी हो सकता था कि भाई एक बड़ा सा गुब्बारा हमारे अंदर लगा दिया जाता, तो उस समय क्या होता, सरफेस एरिया कम हो जाता बेटा, है ना, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। जबकि अगर आप छोटी छोटी अगर हम कहें छोटी छोटी एल्वेलाई टाइप हमारे अंदर मिलती हैं, हमारे लंग्स के अंदर ना, तो छोटी छोटी एल्वेलाई होती हैं, जिससे कि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे हमें मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलती है ना। दूसरी बात है कि दे हैव थिन वॉल्स फॉर इजी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, यानी जो आपकी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, मान लो जहां से भी रेस्पिरेटरी गैसेस एंटर करती होंगी, तो वह मेम्ब्रेन बहुत मोटी ना हो, लेस देन 1 mm हो, जिससे कि गैसेस इजीली, आपकी गैसेस जो है ट्रांसपोर्ट हो जाए, आराम से चली जाए। एंड दे हैव अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड फॉर ट्रांसपोर्टिंग रेस्पिरेटरी गैसेस, जिसमें ब्लड की सप्लाई हो एनिमल्स के अंदर। अगर कोई मल्टी सेलुलर एनिमल है, तो उसमें जो जहां रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, जिस मेम्ब्रेन से होकर गैसेस डिफ्यूज होंगी, तो वो डिफ्यूज होने के बाद कहाँ जाएगी, ट्रांसपोर्ट के मीडियम में जाएगी, यानी ब्लड में जाएगी। तो उन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड की सप्लाई होनी चाहिए, ताकि लगातार गैसेस का डिफ्यूजन होता रहे और लगातार गैसेस आपकी पहुंचते रहे ब्लड में, और जिससे वो ब्लड से आगे भी जाते रहे और सारी बॉडी सेल्स को मिलती रहे। And the respiratory system of animals has developed to facilitate gases exchange between body and surrounding. Conduction of oxygen from respiratory organ to cell of the body is done by the fluid यानी blood। तो जो कंडक्शन है वो ब्लड के द्वारा किया जाता है हमारे अंदर, है ना। तो जहाँ ब्लड होता है वहाँ ब्लड का काम होता है कि ब्लड विल ट्रांसपोर्ट दैट पर्टिकुलर ऑक्सीजन ना फ्रॉम द लंग्स, लाइक अस, हमारे जैसे लंग्स टू द बॉडी पार्ट्स, है ना। तो वो ब्लड का काम होता है, ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। हम आगे पढ़ेंगे सब कुछ कि कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड के अंदर ऐसा क्या होता है कि जिससे ऑक्सीजन या ट्रांसपोर्ट करते हैं, या फिर जो हमारे टिश्यू CO2 छोड़ते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर आती है, तो ये हम जानेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो यहाँ रेस्पिरेशन इन फिशेस को NCERT ने थोड़ा सा बताया है, तो आप ये रेस्पिरेशन इन फिशेस यहाँ जान लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि NCERT ने इसे बताया है तो हमने भी इसे कंसिडर किया है, क्योंकि बोर्ड आपसे यहीं से पूछेगा क्वेश्चन। तो इसमें क्या खास बात होती है, देखिए इनके अंदर हार्ट भी आपको इनके अंदर पता हो, तो इनके अंदर हार्ट जो मिलता है वो भी 2 चैम्बर का होता है, हमारे अंदर 4 चैम्बर का होता है, ठीक है बच्चों। तो इनमें क्या होता है कि जो बाहर से जो वाटर होता है, जो बाहर से वाटर होता है, वो माउथ से जाता है अंदर, है ना। तो आप पहले तो यही बात ध्यान रखें कि माउथ से जो वाटर होगा वो अंदर जाएगा, और फिर अंदर से वो वाटर गिल्स से होता हुआ बाहर आएगा, और गिल्स के अंदर
ब्लड की सप्लाई होगी। जैसा हमने अभी बताया कि भाई वहां जहां भी गैसेस एक्सचेंज होना हो वहां ब्लड की सप्लाई होनी बहुत जरूरी है। वहां ज्यादा मात्रा में ब्लड होना चाहिए ताकि जो आपकी गैसेस हैं वो इजीली डिफ्यूज होकर ब्लड में चले जाएं और पूरी बॉडी में पहुंचे। तो यहाँ क्या होता है नॉर्मली कि फिश जो होती हैं माउथ से अपने वाटर को अंदर लेती हैं, फिर जब एक्सेल करती हैं एक्सपायरेशन के टाइम पर वो जो वाटर होता है वो गिल्स में जाता है और वहां गिल्स में जा करके जहां ब्लड की सप्लाई रीच होती है तो गैसेस जो होती हैं, जो O2 जो वाटर में डिजोल्व O2 होती है वो O2 चली जाती है ब्लड के अंदर और वाटर विल कम्स आउट फ्रॉम द गिल्स। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि माउथ ओपन है, गिल कवर क्लोज है, देन माउथ क्लोज है, गिल कवर ओपन है ना। तो यहाँ भी गिल कवर क्लोज दिख रहे हैं जिस समय, तो उस समय पानी अंदर गया था। फिर पानी जो है वो आपका गिल्स से, देखिए यहाँ जो ब्लू कलर का एरो दिख रहा है, पानी गिल्स से बाहर निकलता हुआ दिखता है। तो जब पानी गिल्स से बाहर निकलता है तो इस समय उसमें जो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन थी वो उसमें ब्लड में जा चुकी है। और जो ब्लड ने CO2 लाया था ब्लड, क्योंकि आपको पता है भाई ब्लड तो CO2 लेकर आया था, क्योंकि हमारी तो सारी सेल्स रेस्पिरेशन कर रही हैं, सारी सेल्स में CO2 निकल रही है, हर एक सेल से CO2 निकल रही है रेस्पिरेशन में। तो वो CO2 कहाँ से आएगी? ब्लड से ही आएगी। तो ब्लड विल ट्रांसपोर्ट बोथ CO2 एंड O2 इनटू द बॉडी, है ना। तो ब्लड का ही काम है कि ब्लड जो है टिश्यूज से CO2 उठाएगा और उसको लाएगा गिल्स यानी और फिशेस में, और हमारे अंदर बात करें तो लंग्स में, और O2 को लेगा हमारे अंदर लंग्स से लेगा और यानी यहाँ गिल्स से लेगा और बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो देखिए क्या है इसके बारे में कि इन फिशेस द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स। तो आपको पता है कि यहाँ गिल्स होते हैं। 5 पेयर ऑफ गिल्स पाउचेस आर फाउंड इन द फिश। ईच गिल पाउच possesses सेट ऑफ गिल लैमेलाe। इसके अंदर मेम्ब्रेन्स होती हैं ना, वही जो सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं। And during inspiration, the floor of the mouth cavity is depressed and water rush into through the mouth. पानी अंदर जाता है और जब वो एक्सपायरेशन करते हैं तो माउथ जो है मसल कंट्रैक्शन के कारण बंद हो जाता है, जिससे कि माउथ जो वाटर होता है वो फेरिंग्स यानी माउथ कैविटी से गिल पाउच में पहुंच जाता है। When water thus bathed the gill pouches and the gill lamella, O2 जो पानी में डिजोल्व थी बच्चों वो O2 ब्लड में चली जाएगी। And the same time CO2 from blood diffuse out into the water। तो उसी समय CO2 जो होगी वो वाटर में आ जाएगी और वाटर CO2 को लेकर गिल से बाहर निकल जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन में हम पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में किस तरह से रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग होती है। मेनली हम यहाँ ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे, है ना बच्चों, कि कैसे जो है गैसेस अंदर जाती हैं, किस तरह हम बार बार जो है कॉन्टिन्यूस करते रहते हैं ब्रीदिंग लगातार, है ना। 1 मिनट में 12 से 13 बार लगातार चलती रहती है। कई बार हम फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस समय आप फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं, है ना। जब आप दौड़ रहे होते हैं तो आपकी ब्रीदिंग फोर्सफुल होती है, उस टाइम कितनी ज़्यादा एयर अंदर जाती है, कितने एयर बाहर निकलती है, इस तरह की चीज़ें को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन टॉपिक पर, जिसमें आप शुरुआत में देखेंगे, आप ये फोटो देख रहे होंगे यहाँ पर, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। जिसमें क्या देखेंगे, सबसे शुरू में आप देखेंगे नोस्ट्रिल है, नेसल कैविटी आपको दिख रही होंगी। तो यहाँ 2 चीजें हैं, ओरल कैविटी अगर आप मुंह से सांस लेते हैं तो भी, और नेसल नोस्ट्रिल से लेते हैं तो भी, तो ये बेटर होता है कि आप नोस्ट्रिल से ही सांस लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो आपके नोस्ट्रिल होता है इसके अंदर जो हेयर्स हैं, जो म्यूकस होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो यहाँ पर क्या करती हैं, बाहर से आने वाली एयर का टेम्परेचर लो कर देती हैं। जैसे कि अगर आप हाई टेम्परेचर की एयर में हैं, मतलब आप कहीं गर्म हवा में हैं, तो उस समय जो आपकी एयर का टेम्परेचर है वो लो हो जाता है, और जो उसमें एयर में जो धूल के कण या फिर कोई ऐसे पार्टिकल्स होते हैं वो यहीं पर रह जाते हैं, जिससे एयर जो है आपकी फ्रेश हो जाती है। और एयर यहाँ से आपकी फेरिंग्स में पहुंचती है। फेरिंग्स यानी नेसोफेरिंग्स, जो नेजल फ्रैंक यहाँ पर जो फेरिंग्स एरिया है वो नेसोफेरिंग्स कहलाता है। अगर आप ओरल कैविटी से जाओगे तो यहाँ जो एरिया आएगा वो ओरोफेरिंग्स होगा। उसके नीचे यहाँ लैरिंग्स वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, लैरिंग्स, यहाँ जो फेरिंग्स हैं जो से लैरिंजोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स जो पूरा एक वर्ड है, इसको 3 पार्ट में बांट देते हैं। तो नेसल नजल की तरफ वाला होता है नेसोफेरिंग्स,
ओरल कैविटी तरफ वाला होता है ओरोफेरिंग्स और लैरिंग्स की तरफ लैरिंजियोफेरिंग्स होता है। तो जो आपकी एयर है वो नोस्ट्रिल से होती हुई या फिर ओरल कैविटी से होती हुई आपके फेरिंग्स में पहुंचती है। फेरिंग्स के बाद आपके जो यहाँ पर जो विंड पाइप, जो जिसे आप ट्रैकिया कहते हैं, जो विंड पाइप है, जो ट्रैकिया है, इसके ऊपर या लैरिंग्स के यहाँ पर इसका जो कवर होता है, ढक्कन जो लगा होता है, उसको कहते हैं एपिग्लोटिस, है ना। वो एपिग्लोटिस का काम होता है कि जब आप फूड लेते हैं तो फूड लेते टाइम जो आपका एपिग्लोटिस होता है, वो आपका एपिग्लोटिस आपके जो ट्रैकिया है उसको बंद कर देता है, ट्रैकिया को, है ना बच्चों। तो जिससे कि आपका जो फूड है वो कहाँ ना जाए, वो कहाँ पे ना चला जाए, उसके अंदर ना चला जाए, ट्रैकिया के अंदर ना चला जाए। जिससे कि अगर आपका फूड ट्रैकिया में चला गया तो फिर ये प्रॉब्लम होगी, फिर आपको खांसी होती है, कफ होती है ना बच्चों। तो इंपॉर्टेंट बात है कि जो ट्रैकिया है ये खुल जाता है, यानी जो एपिग्लोटिस है वो ओपन हो जाता है। और एपिग्लोटिस ओपन होने के बाद क्या होता है, आपका जो एयर है वो ट्रैकिया से होती हुई आपकी दोनों तरफ, दोनों लंग्स में चली जाती है। तो इसके बाद आप देख रहे होंगे ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस लिखा हुआ है, यानी राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस, राइट लंग और लेफ्ट लंग, इन दोनों में चली जाएगी जो आपकी एयर बाहर से आई होती है ना। तो हम एक एक चीज को छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे जहां पर आप देखोगे कि प्रोसेस क्या है ना, किस प्रोसेस से वो पहुंच रहे होते हैं, कैसे हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखेंगे नेक्स्ट है, पहला है नेसल कैविटी। नेसल कैविटी का काम होता है कि फिल्टर्स वार्म्स एंड मॉइस्चर्स एयर, ये फिल्टर करती है, वार्म करती है या फिर मॉइस्चर करती है, एंड आल्सो ट्रांसपोर्ट एयर टू फेरिंग्स, और एयर को कहाँ भेजती है, फेरिंग्स में भेजती है। द पैसेज इज आल्सो लाइंड विद म्यूकस व्हिच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। तो पैसेज है वो म्यूकस से लाइंड होता है जो इस प्रोसेस में हेल्प करता है। वो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस जो फालतू की जो चीजें होती हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो ऐसे एयर के जो पार्टिकल होते हैं उनको वहीं पर रोक लेता है। उसके बाद अगर आप ओरल कैविटी की बात करें तो ओरल कैविटी भी ट्रांसपोर्ट एयर टू फेरिंग्स, एयर को कहाँ भेजती है, फेरिंग्स में, वार्म करती है, मॉइस्चर करती है और साउंड प्रोड्यूस करती है। एंड फेरिंग्स जो ट्रांसपोर्ट करती है एयर को लैरिंग्स वाले पार्ट में, लैरिंग्स यानी जो आपके वोकल कॉर्ड जहाँ होती है उस पार्ट को बोलते हैं। जो आपको बाहर निकला हुआ पार्ट दिखता है अपने गले में, वो क्या होता है, डेमसेपल, वो भी लैरिंग्स का ही पार्ट है। उसके नीचे आपको मिलेगा एपिग्लोटिस, यानी जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया का जो कवरिंग होती है उसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। कवर द ओपनिंग टू द ट्रैकिया ड्यूरिंग स्वेलोइंग, जब आप फूड निकलते हैं तो फूड आपका कहाँ नहीं जाएगा, ट्रैकिया में नहीं जाएगा, क्योंकि वो एपिग्लोटिस जो उसका ढक्कन होता है वो उसको बंद कर देता है। उसके बाद है लैरिंग्स। लैरिंग्स जो प्रोड्यूस साउंड जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप लोग बोलते हैं, वो सारी साउंड प्रोड्यूस होती है लैरिंग्स से। यानी ट्रांसपोर्ट एयर टू ट्रैकिया, यहाँ से एयर ट्रैकिया में जाएगी। ट्रैकिया जो कि आपका विंड पाइप है जिसका काम है एयर को दोनों लंग्स में पहुंचाना। इन हेल्प्स फिल्टर इनकमिंग एयर, वार्म्स एंड मॉइस्चर इन इनकमिंग एयर, यहाँ भी वही होता है, फिल्टर करते हैं एयर को, वार्म्स करते हैं। तो यहाँ पूरे में अंदर सिलिएटेड एपिथेलियम लगी होती है, सीलिया होते हैं उसमें। तो वो क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स बाहर से आते हैं उनको बाहर की तरफ फेंकते रहते हैं, यानी बाहर निकालते रहते हैं, जिससे कि चीजें लंग्स की तरफ ना जाए बच्चों। ठीक है, तो चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसमें पार्ट आता है ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। तो जो ट्रैकिया होता है, आप देख रहे होंगे ट्रैकिया के अंदर यहाँ आपको कुछ रिंग्स जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होंगी छोटी छोटी, क्योंकि जब इसमें एयर फ्लो होता है तो ऐसा हो सकता है कि एयर फ्लो के टाइम पर जो आपका ट्रैकिया है उस ट्रैकिया के अंदर क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा। मतलब अगर आपका ट्रैकिया क्या हो सकता है, कोलैप्स भी हो सकता है। तो अगर ट्रैकिया कोलैप्स होने से बचाना है तो ट्रैकिया के अंदर क्या मिलते हैं, कार्टिलेज के बने हुए रिंग्स मिलते हैं। उन कार्टिलेज से बने हुए रिंग्स का काम होता है कि वो रिंग्स उस ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचा लेते हैं, है ना। तो यहाँ रिंग्स ये भी पूछते हैं कई बार के ट्रैकियल रिंग्स कौन सी कार्टिलेज के बने होते हैं। तो ट्रैकियल रिंग्स जो होते हैं, जो कि हाफ सी के शेप की स्ट्रक्चर होती है, वो एक हायलिन नाम के कार्टिलेज से बने होते हैं। तो यहाँ लिखा है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट and these ensure that the air passage does not collapse, warms and moisten the air, transport air to the lungs, filter incoming air। तो यहाँ इनका दोनों का काम वही होता है कि एयर को फिल्टर भी करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं लंग्स की साइड। और ये ट्रैकिया जो है मेनली इसको बोलते हैं विंड पाइप। फिर आप देखेंगे कि जो आपका ट्रैकिया है वो आगे जाकर के डिवाइड हो जाता है
और ब्रोंकस बनाता है, और ये फर्दर ब्रोंकस डिवाइड करके ब्रोंकियाई बनाती है। तो ये आगे जाकर अगर आप इसको देखेंगे तो एक ट्री जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। इसको ट्री जैसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। ब्रोंकियल ट्री को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। एक बार आप देखिए इसके जो टर्मिनल ब्रांचेस हैं, इनको ब्रोंकाई के बाद इनको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। तो ब्रोंकियोल्स का काम है कंट्रोल द एयर फ्लो इन द लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट एयर टू एल्वेलाई, यानी जो फाइनली जो हमारी लास्ट यूनिट है एल्वेलाई, जहां हमें एयर को पहुंचाना है, जहां पर वो ब्लड के साथ गैसेस एक्सचेंज होगा, वो लास्ट में यहाँ एल्वेलाई लगी होती हैं, जो कि ब्रोंकियोल्स के बाद आती हैं। और एल्वेलाई का क्या काम होता है? एल्वेलाई की जो मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, है ना। बहुत सारी ब्लड वेसल्स का काम होता है कि जो गैस आपके एल्वेलाई में जो एयर पहुंचेगी वो डिफ्यूज होके आपके ब्लड में चली जाएगी, ठीक है ना। तो ब्लड में चली जाएगी यहाँ से जो है, तो एल्वेलाई के अंदर वो जाकर के फाइनली काम होता है। तो अभी आप एल्वेलाई देखेंगे, द पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स व्हिच फाइनली टर्मिनेट इनटू बलून लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कॉल्ड एल्वेलाई। तो बाद में जाकर के जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स बनती हैं उनको बोलते हैं एल्वेलाई। एंड द एल्वेलाई प्रोवाइड ए सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। एज यू ऑल नो, पहले मैंने बताया आपको कि भाई जो एल्वेलाई होती हैं, उन एल्वेलाई के अंदर क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है एल्वेलाई की, बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है जिसमें ब्लड वेसल्स भी लगी होती हैं, जिससे क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज बहुत आराम से हो जाता है। तो फाइनली हमारा जो लंग्स है उसके अंदर जो फंक्शनल जहाँ फंक्शन होता है, जहाँ गैसेस एक्सचेंज होता है, वो एल्वेलाई होती है। एल्वेलाई के लेवल पर जाकर ही गैसेस एक्सचेंज होता है ना। तो जो बहुत ज्यादा मात्रा में 1 मिलियन तक होती हैं, जो कि सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं, जिससे गैसेस एक्सचेंज बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्री है। रेस्पिरेटरी ट्री में क्या क्या होता है, तो आप एक बार बस देख लीजिएगा, ये आपके लिए थोड़ा ज्यादा ही होगा लेकिन समझ लीजिए। ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद जो आप देख रहे हैं कि यहाँ डिवाइड होकर के ब्रोंकाई बना रहा है, ब्रोंकस बना रहा है, उसके बाद इसके सेगमेंट हो जाते हैं, सेगमेंट होने के बाद ब्रोंकाई बनती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरह डिवाइड होता है लगातार। आप देख रहे हैं ऊपर भी और यहाँ नीचे जाकर फाइनली एल्वियोलर डक्ट्स हैं और एल्वियोलर सैक्स हैं, लास्ट में एल्वियोलस हैं। बहुत सारी आप देख रहे होंगे जैसे अंगूर का जो गुच्छा होता है वैसा, इस तरह इन हर एक ब्रांच पर यहाँ बहुत सारे एल्वेलाई लगी होती है। तो इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्री। ये पूरा रेस्पिरेटरी पाथवे यहाँ से होता हुआ जाता है, टेनट, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और फिर ब्रोंकियोल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, लास्ट में टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद आती है एल्वियोलर डक्ट्स, और एल्वियोलर डक्ट्स के बाद एल्वियोलर सैक्स, और फिर उसके बाद एल्वियोलस। तो लास्टली फाइनली जो गैस है, जो एयर में गैसेस होती हैं, वो आपकी एल्वेलाई में पहुंच जाती है ना बच्चों। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। जो मेन टॉपिक है जो आपको समझना है वो आज का है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, है ना। तो कैसे, किस तरह से गैसेस अपने आप अंदर जाती रहती हैं, किस तरह अंदर से गैसेस अपने आप ही बाहर आती रहती हैं, ये तुम्हें आज सीखना होगा, कैसे ये प्रोसेस चलता रहता है। तो नॉर्मल आप एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये सारा प्रोसेस आपका एक जगह कंट्रोल में चलता है, ये ब्रेन के कंट्रोल। देखिए आपको लगता होगा कि भाई मैं तो अपनी इच्छा से सांस ले सकता हूँ, अपनी इच्छा से सांस छोड़ सकता हूँ, आपको ऐसी फीलिंग आती होगी मैं तो जब चाहूँ जब रोकूँ, जब चाहूँ जब छोड़ूँ। लेकिन आप एक समय के बाद इसे नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि उस समय जब आप ज़्यादा देर तक अपनी सांस को रोक के रखेंगे, ना ब्रीदिंग नहीं करेंगे, तो उस समय ये होगा कि जो आपका ब्लड है उसमें, क्योंकि सारी सेल्स के अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन लगातार चल रहा है ना। तो जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन लगातार चल रहा है आपकी सेल्स के अंदर, तो उस समय पर होगा ये कि आपकी सेल क्योंकि CO2 को रिलीज करेंगी, है ना, और उस CO2 को रिलीज होने से ये होगा कि वो CO2 आपकी ब्लड में ट्रांसपोर्ट ट्रेवल होके आएगी। तो वो CO2 ब्लड में ट्रेवल जब होगी तो उसकी मात्रा आपके ब्लड में लगातार ही बढ़ती रहेगी, है ना। कॉन्टिन्यूसली ब्लड में आपके CO2 बढ़ती चली जाएगी, और वो इतनी ज्यादा हो जाती है बढ़ते बढ़ते कि वो बढ़ी हुई CO2, वो ज्यादा बढ़ी हुई CO2 ये करती है कि वो आपके ब्रेन में जो मेडुला ऑब्लोंगेटा नाम का जो पार्ट है, जो आपके हिंड ब्रेन में मिलता है, पीछे वाला पार्ट जो होता है, उसको जाकर के सेंस करता है। वो पार्ट सेंस करेगा, और वो पार्ट जब बढ़ी हुई CO2 को सेंस करता है तो वो आपकी ब्रीदिंग को कंटिन्यू करता है।
वो किस तरह कंटिन्यू करता है ये हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, कैसे कंटिन्यूअसली आप ब्रीदिंग्स होते हुए भी करते रहते हैं। तो 3 पॉइंट आप देख लीजिएगा कि द फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद द गैसेस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीदिंग। दे आर कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा इन द ह्यूमन ब्रेन एंड द रेस्पिरेटरी सेंटर इज स्टिमुलेटेड बाय CO2 कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड। तो आपको समझना है कि भाई जो आपके ब्रेन में, जो हिंड ब्रेन में आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा नाम का पार्ट जो मिलता है, वो पार्ट जो आपके ब्रेन में है वो किसको सेंस करता है, किस तरह वो कंटिन्यू करता है ब्रीदिंग को। अगर आपने ब्रीदिंग रोक ली है, अपनी इच्छा से भी रोक रखी है, वॉलंटरीली रोक रखी है, तो भी वो उसको कंटिन्यू कर देता है। तो ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। चलिए देखते हैं। सबसे पहले होता है इंस्पायरेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सपायरेशन, है ना। तो आप एक बार इस इमेज को या इस फिगर को देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा नीचे एक डोम शेप स्ट्रक्चर है, दैट इज डायफ्राम। डोम शेप स्ट्रक्चर जो आप कर्जर के पास जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा होगा, ये है डायफ्राम, है ना। ये डायफ्राम, अब आप देखिए कि यहाँ ये जो पिंजरा जैसा जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं रिब केज। क्या बोलते हैं इसको? रिब केज बोलते हैं बच्चों। इस रिब केज में आगे की तरफ, जो चेस्ट के आगे की तरफ एक छोटी सी बोन होती है जिसको बोलते हैं स्टर्नम। पीछे ये वर्टिब्रल कॉलम है। बराबर में लेटरल साइड में आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये दीज आर रिब्स। ये आपकी रिब्स होती हैं जो कि 12 पेयर होती हैं, 12 पेयर होंगी। तो आप अगर मैं देखिए इसके अंदर हमारे लंग्स बंद रहते हैं, रिब केज के अंदर लंग्स हमारे बंद होते हैं। तो अगर रिब केज का वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना बच्चों, अगर रिब केज का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर, अगर रिब केज का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर अंदर कम हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है, अगर वॉल्यूम घटता है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप पहले तो यही समझें कि अगर ये समझे कि अगर अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो एयर कहाँ आएगी? बाहर आएगी। और अगर अंदर का प्रेशर कम हो जाए तो एयर बाहर से अंदर जाएगी। किससे कम हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, है ना। अगर अंदर का लंग का जो रिब केज है, अगर रिब केज बढ़ता है, अगर रिब केज का साइज बढ़ता है तो लंग्स का साइज भी बढ़ता है ना। और अगर लंग्स का साइज बढ़ता है तो अंदर का वॉल्यूम कम हो जाता है, अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है। तो जैसे ही अंदर का प्रेशर कम होता है तो एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम हो जाएगा। तो लगभग उसमें जो अंतर आएगा वो लगभग 1 mmHg का अंतर आता है। तो बाहर से एयर क्या होती है? खुद ब खुद ही अंदर चली जाती है। तो क्वेश्चन ये है बच्चों कि अंदर का वॉल्यूम कैसे बढ़ता है ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। अंदर वॉल्यूम कैसे बढ़ता है? प्रेशर कम हो जाता है, एयर बाहर से अंदर चली जाती है खुद ही। ये सेकेंडरी बात है। तो पहले हमें जानना है कि भाई अंदर का वॉल्यूम कैसे बढ़ता है। तो अंदर का वॉल्यूम ऐसे बढ़ता है, देखिए, या तो बात करें कि ये डायफ्राम जो है, ये डायफ्राम नीचे चला जाए, यानी ये डायफ्राम जो अपनी जिसका ओरिजिनल पोजीशन है उससे नीचे की साइड जाए। अगर डायफ्राम नीचे जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। डायफ्राम नीचे क्यों जाएगा? क्योंकि डायफ्राम एक मसल है और डायफ्राम मसल है। इस मसल की कॉन्ट्रैक्शन की सूचना ही मेडुला ऑब्लोंगेटा से आती है, जो आपके हिंड ब्रेन का पार्ट है ना। तो जो आपके हिंड ब्रेन का पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो एक सूचना भेजेगा जिससे कि डायफ्राम मसल कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। वो सूचना क्यों भेजेगा? क्योंकि आपके ब्लड में CO2 कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है। अगर आपके ब्लड में CO2 कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है तो आपका जो मेडुला ऑब्लोंगेटा आपके ब्रेन में यहाँ इस जगह जहाँ कर्जर यहाँ मिलता है वो क्या करेगा? एक रिस्पॉन्स भेजेगा। वो रिस्पॉन्स इस डायफ्राम मसल को कॉन्ट्रैक्शन की सूचना देगा, जिससे कॉन्ट्रैक्शन से डायफ्राम नीचे जाएगा। ध्यान रखें, कॉन्ट्रैक्शन से डायफ्राम नीचे जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन से डायफ्राम नीचे एब्डोमेन की साइड जाएगा, जिससे लंग का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लंग का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा और प्रेशर कम होगा तो बाहर की एयर अंदर जाएगी, है ना। इसी समय अगर बात करें कि आप जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज़्यादा सांस लेते हैं अगर आप, तो उस समय डायफ्राम तो नीचे जाता ही है, साथ ही साथ आपकी जो रिब्स हैं इनके बीच में यहाँ जहाँ एरो लगी है यहाँ कुछ मसल्स मिलती हैं, उनको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये रिब केज ऊपर की तरफ उठता है, यानी बाहर की तरफ निकलता है,
और रिब केज बाहर की तरफ निकलता है तो आपके लंग का वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज व्हेन यू इंस्पायर देन यू विल गेट 3000 मिलीलीटर एयर, है ना। नॉर्मल इंस्पायरेशन में आप लेते हैं 500 ml, सामान्य जब आप सांस लेते हैं तो 500 ml अंदर जाती है, 500 ml बाहर निकलती है, आधा लीटर। लेकिन अगर आप करेंगे फोर्सफुल इंस्पायरेशन तो उस समय 3 लीटर यानी 3000 मिलीलीटर एयर अंदर जाएगी। वो क्यों जाएगी? क्योंकि डायफ्राम तो नीचे जाने से वॉल्यूम कम बढ़ता है, लेकिन अगर और ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाना है तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिससे आपका जो रिब केज है वो बाहर की तरफ उठकर आएगा और आपका वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये बच्चों ध्यान रखें कि वॉल्यूम अगर अंदर का बढ़ता है तो बाहर की एयर अपने आप ही अंदर चली जाएगी। अगर वॉल्यूम अंदर घटेगा तो एक्सपायरेशन होगा और अंदर वाली एयर बाहर निकल जाएंगी। ये आप ध्यान रखेंगे। तो पहले हम इंस्पायरेशन को डिस्कस करेंगे। इंस्पायरेशन ऑफ एयर अकर्स व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी इज इंक्रीज। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो इंस्पायरेशन होता है। एंड व्हेन द वॉल्यूम इंक्रीजेस द प्रेशर इन द थोरेसिक कैविटी बिकम लोअर देन द आउटसाइड एटमॉस्फेरिक एयर, है ना। तो उससे क्या होगा? तो अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर की तुलना में कम हो जाता है। एनहेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स एयर इनटू द लंग्स थ्रू द नोज एंड द ट्रैकिया। तो आपकी जो एयर है वो ट्रैकिया से या नोस्ट्रिल से होती हुई सीधे आपके लंग्स के एल्वेलाई में पहुंच जाती है, जहां बहुत सारी ब्लड वेसल है, जहां गैसेस एक्सचेंज होने वाला है। तो ये इंस्पायरेशन के बारे में था। नेक्स्ट, जब आपके जो मसल्स हैं जब वो मसल आपकी क्या कर जाती हैं? कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके बाद रिलैक्सेशन करती हैं। तो व्हेन द मसल ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स देन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक केज और द वॉल्यूम ऑफ द रिब केज, द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स बिकम्स लो, है ना, कम हो जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। देन द एयर फ्रॉम द योर लंग्स कम्स आउट थ्रू योर नोस्ट्रिल, है ना, फ्रॉम द ट्रैकिया। तो ये ध्यान रखिए कि एयर जो है आपकी ट्रैकिया से होती हुई नोस्ट्रिल से बाहर निकल जाएगी। कब? जब आप एक्सपायरेशन करेंगे। तो एक्सपायरेशन के समय क्या होता है बच्चों? जो आपका डायफ्राम है, जो आप देख रहे हैं इस इमेज में कि भाई जो डायफ्राम है आपका ऊपर जा रहा है, जो आपकी रिब केज की मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, है ना। तो उस समय क्या होता है? वॉल्यूम अंदर का कम हो जाएगा। कम वॉल्यूम, प्रेशर ज्यादा और एयर बाहर। तो यहाँ लिखा है कि व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी इज रिड्यूस्ड the pressure of the air inside the thoracic cavity become greater than the atmosphere outside, है ना। अंदर का प्रेशर बाहर एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तो एयर बाहर निकल जाएगी। तो आप क्या कर रहे होते हैं? एक्सपायरेशन कर रहे होते हैं। enhance air from the inside the lungs is expelled through the trachea and nose to the outside to equalize the internal and external pressure, जिससे प्रेशर अंदर बाहर का बराबर हो जाता है। तो इसके बाद आपके अंदर फिर दोबारा एयर जाती है। मेडुला ऑब्लोंगेटा फिर से डायफ्राम को सूचना भेजता है। देखिए इधर आपको दिख रहा है इंस्पायरेशन। मेडुला ऑब्लोंगेटा आपका दोबारा से फिर एक इंस्पायरेशन की इंफॉर्मेशन भेजेगा। क्यों भेजेगा? क्योंकि आपके ब्लड में रेस्पिरेशन सेल जो रेस्पिरेशन कर रही है उसकी वजह से CO2 बढ़ गई होगी। उस CO2 के बढ़ने से होगा ये कि वो ब्लड में जाएगी। ब्लड की CO2 को मेडुला आपका ब्रेन जो है सेंस करेगा। फिर वो डायफ्राम को एक और इंफॉर्मेशन देगा कि भाई तुम कॉन्ट्रैक्शन कर लो। कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द लंग्स बढ़ जाएगा। बड़ा वॉल्यूम, प्रेशर लो और बाहर की एयर अंदर। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस आपको जानना है जो कि एक्सपायरेशन का है और इंस्पायरेशन का है। ये फिजिकल प्रोसेस है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसी में आप देखेंगे द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इज ब्राउट अबाउट बाय द कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। तो जो रिब्स के बीच में मसल्स होते हैं इंटरकोस्टल, वो और जो डायफ्राम मसल है, उन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ये दोनों प्रोसेस चल रहे होते हैं। एंड द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी इज डिक्रीज्ड। वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा और आपका एक्सपायरेशन हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अब आप ये ध्यान से जो फोटो यहाँ पर बनी है, इमेज ये दिख रही होगी आपको। मान लीजिए एक ब्लू कलर की जो आपको दिख रही है, मान लीजिए एल्वेलाई है ना। ये लास्ट पार्ट है जो बैलून शेप होता है, इसको एल्वेलाई बोलते हैं। तो अभी आपकी ऑक्सीजन जो है जो यहाँ पहुंची है इसके अंदर, इन जहाँ लिखा है यहाँ O2 कहाँ से आई है? बाहर से आई है। और ये बाहर से आई O2 होगा क्या कि आपको पता है कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन लो है ना, क्योंकि ब्लड इधर से जहाँ से आया है ये ऑक्सीजन बांट के आया है, पूरी सेल्स को ऑक्सीजन दे के आया है। तो ऑक्सीजन जब दे के आया तो यहाँ ऑक्सीजन लो होगी। और आपको पता है डिफ्यूजन कब होता है? हाई ऑक्सीजन से लो ऑक्सीजन की तरफ होता है।
है ना, यानी हाई से लो होता है। तो आप ध्यान रखें कि भाई आपके एल्वेलाई में जो O2 आई है वो डिफ्यूज होके ब्लड में जाएगी, और क्योंकि आपका ब्लड टिश्यू से होता हुआ आया है और सारे टिश्यू रेस्पिरेशन कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने CO2 को ब्लड में भेज दिया है, एंड द ब्लड विल ट्रांसपोर्ट द CO2 also to the lungs. Then you all know the concentration of the CO2 is high in the blood and low in the alveoli. Then the CO2 will diffuse from the blood to the alveoli. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि CO2 जो है वो ब्लड से alveoli में जा रही है और O2 आपके alveoli से ब्लड में आ रही है। तो अभी अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि ये ब्लड में जो O2 आई है इसको कौन कैरी करेगा, CO2 कैसे आई है, उधर से कौन कैरी करके लाया, हमारे ब्लड में ऐसा क्या होता है जो CO2 को O2 को कैरी करता है, फिर वो कहाँ जाके उसको छोड़ देता है। तो अभी तो आप समझ गए होंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, एल्वेलाई पर होता है, एल्वेलाई के मेम्ब्रेन पर होता है। तो एक बार देख लीजिए, बाय अबव मेंशन प्रोसेस जो पीछे पड़ा है, एयर गेट इन द लंग्स एंड द एल्वेलाई, एयर सेक्स ऑफ द लंग्स, एयर यहाँ पहुंच जाती है, एंड द वॉल ऑफ द एल्वेलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। आपको पहले बताया था कि इनकी जो दीवारें होती हैं एल्वेलाई की, उनमें बहुत सारा नेटवर्क ऑफ ब्लड होता है, दुनिया भर की ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिनमें पोरस होती हैं, जिसमें आराम से गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। और जो एल्वेलाई की जो दीवार होती है और जो ब्लड कैपिलरी की जो दीवारें होती हैं वो दोनों आपस में बहुत तरह ऐसे मर्ज होकर रहती हैं, यू कांट डिफरेंशिएट बिटवीन देम। आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी जो वॉल एल्वेलाई की है, कौन सी ब्लड कैपिलरी की है। एंड आफ्टर दैट एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिटवीन ब्लड एंड एयर सेक्स अकर, तो आपको पता है कि यहाँ गैसेस एक्सचेंज होगा, एंड गैस मूव फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। एज यू ऑल नो द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज हाई इन द एल्वेलाई एंड लो इन द ब्लड कैपिलरी, and CO2 is high in the blood capillary and low in the alveoli. Then they will all diffuse from their according to their concentration gradient from O2 high alveoli to the blood and CO2 high from blood to the alveoli. Okay बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जो ब्लड में आपकी O2 आई है उसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा। उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक बहुत खास चीज होती है जो कि प्लांट्स में नहीं मिलती है, हम पहले बता चुके हैं। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन नाम का एक मॉलिक्यूल होता है जो कि आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। ये आप ध्यान रखेंगे कि दैट इज अ प्रोटीन दैट विल कैरी द आयरन ऑल्सो, है ना, उसके अंदर आयरन मिलता है, तो आयरन रखता है। उसकी खास बात होती है कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है ना। खास बात, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जितना कम हीमोग्लोबिन होगा ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगी और ब्लड के जो आपकी बॉडी के जो टिश्यूज हैं वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में आ जाएंगे। इसलिए हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा जो एक आदमी में मिलती है वो लगभग होती है 15 ग्राम पर 100 ml, है ना। तो फीमेल्स में थोड़ी कम रहती है, तो लेकिन 15 नॉर्मल है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो जो आपका हीमोग्लोबिन जो आपकी आरबीसी होती है, देखिए यहाँ दिखा होगा आरबीसी, रेड ब्लड सेल जो होती हैं आपकी ब्लड में, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होती हैं, उनके अंदर आपका जो हीमोग्लोबिन मिलता है वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। देखिए ब्लू कलर की जो ऑक्सीजन है इसने कैरी कर ली है ना, ये कैरी करके ले जा रहा है, और कैरी करके ये हीमोग्लोबिन जो कि आपकी आरबीसी के अंदर होता है ये उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देता है टिश्यूज में जहां कम होती है। भाई मान लो टिश्यूज में क्या चल रहा है, आपको पता है, पीछे पढ़ा है कि सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा है। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है कि सेल आपकी क्या कर रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ब्रेक डाउन कर रही है फूड का, और वहां ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के लिए O2 चाहिए होती है। वो O2 आपका ब्लड जो है ले जाएगा किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा, और हीमोग्लोबिन आपका उस O2 को लेकर जाएगा कहां से, लंग्स से। तो लंग्स से जब O2 डिफ्यूज होती है तो डिफ्यूज होने के बाद सीधा हीमोग्लोबिन के पास पहुंचती है और वो हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, और फिर वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बच्चों O2 को ले जाएगा और टिश्यूज में जाकर डिफ्यूज कर देता है जहां भी जरूरत होती है, और वहां से वापस CO2 उठा लेता है ब्लड। और क्योंकि ब्लड में CO2 की डिजोल्व ज़्यादा होती है तो इसलिए ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसमें CO2 ज़्यादा डिजोल्व हो जाती है एज कम्पेयर टू O2। O2 थोड़ी कम डिजोल्व होती है प्लाज्मा में, जबकि ज़्यादा O2 कहाँ जाती है, आरबीसी के द्वारा जाती है। मान लो हम कहें 100% में से 97% O2 ट्रांसपोर्ट करती है आरबीसी यानी हीमोग्लोबिन, और 3% जाती है प्लाज्मा से, जबकि CO2 प्लाज्मा से 7% आती है। तो प्लाज्मा में एनसीईआरटी में लाइन लिखी है आपकी कि CO2 विल डिफ्यूज मोर इन प्लाज्मा देन O2। तो ये ध्यान रखना कि मोर डिसोल्व, है ना, ज्यादा घुल जाती है प्लाज्मा में CO2, ऐसा लिखा है एनसीईआरटी में आपकी। तो एक बार देखिए लिखा है कि द डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट ऑफ द प्रोसेस बॉडी। अगर आप
बात करें कि अगर आप ऑक्सीजन डिफ्यूजन से पहुंचाना चाहेंगे तो आपके हार्ट लंग्स से 3 साल में ऑक्सीजन पहुंचेगी आपके पैर में, अगर केवल डिफ्यूजन से जाएगी। अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो इट विल टेक 3 years टू ट्रांसपोर्ट द वाटर फ्रॉम योर लंग्स टू द टो, है ना। तो नेक्स्ट इज instead respiratory pigment take up oxygen from the air into the lungs and carry it to the tissue which are deficient in oxygen। जहाँ कमी होती है वहाँ पहुँचा दी जाती है ऑक्सीजन, है ना। And in human beings the respiratory pigment is hemoglobin। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, ध्यान रखना। और जिसकी ऑक्सीजन के लिए बहुत एफिनिटी होती है, मतलब ये ऑक्सीजन को एकदम कैरी कर लेगा, ये ध्यान रखना आप, है ना। एक बच्चों में आपको बात बताता हूँ कि आप जो अंगीठी वाले कमरे में सोने से मना करते हैं, जहाँ कोयले की अंगीठी जलती है, वहाँ इसलिए नहीं सोते हैं कि वहाँ पर जो अंगीठी है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, 250% तेजी से जा करके हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाती है, 250 गुना तेज ऑक्सीजन से, और सारा हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड पकड़ लेता है, और फिर ऐसे में ऑक्सीजन पकड़ने की जगह नहीं रहती है, तो आदमी क्या होता है, वहीं के वहीं पड़ा हुआ मर जाता है। तो ध्यान रखें, अंगीठी वाले कमरे में ना सोएं, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी 250 टाइम ज़्यादा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड से ऑक्सीजन के बजाय जुड़ने की। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, हम CO2 से बात करते हैं, तो CO2 की से ज़्यादा ही होती है ऑक्सीजन की, तो इसलिए ऑक्सीजन को जोड़ लेता है, जोड़ता थोड़ी थोड़ी है उसको भी, CO2 को भी, लेकिन कम, 23% लगभग। तो यहाँ 97% ऑक्सीजन जोड़ लेता है, तो ज़्यादा एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द RBC। तो आपको पता ही है कि सारा पिगमेंट ये हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, RBC के अंदर होता है, वहां पर रहता है RBC के अंदर, और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा बात है, ये आपको बस अगर देख लेनी है, अगर आपका मन करे तो आप इसे लर्न कर लें कि ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का जो है वो हीमोग्लोबिन से और प्लाज्मा से, दोनों से होता है। प्लाज्मा में बहुत कम 3% होता है, हीमोग्लोबिन में 97% होता है। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि भाई एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पकड़ता है, जबकि प्लाज्मा में ये कम मात्रा में डिजोल्व होके जाती है। तो 100 ml ऑफ में 34 ml रहती है, जबकि अगर आप 100 ml ऑफ ब्लड में बात करें तो यहाँ आपको 20 ml ऑफ O2 मिलेगी। ऐसे ही CO2 का ट्रांसपोर्ट अगर आप देखें तो प्लाज्मा में 2.7 यानी 3 अप्रॉक्स होके जाती है, 3 ml 100 ml में। तो यहाँ दूसरी बात है कि हीमोग्लोबिन से भी कुछ जुड़ जाती है ना। तो और ये कुछ बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाती है, ज़्यादा मात्रा में CO2 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रेवल करती है, और सबसे कम मात्रा में प्लाज्मा में घुल के जाती है, और कार्बामीन हीमोग्लोबिन से भी जुड़ के जाती है, जो कि हीमोग्लोबिन से कनेक्ट हो जाती है कुछ CO2, है ना, ब्लड के अंदर। तो ज़्यादा बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जाती है, ये ध्यान रखना आप, है ना बच्चों। तो नेक्स्ट है, ये यहाँ तक का तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में आप इतना ही जानेंगे, है ना। तो होप सो आप सभी को रेस्पिरेशन टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आगे भी इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।